नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी रूस के यूक्रेन पर किए गए हमले की, ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के मायनों की, ब्रिटिश संसद में रवांडा प्रवासन विधेयक के पास होने की, इजराइल के गाजा पर तेज हुए हमलों की और COP28 में नए क्लाइमेट प्रस्ताव पर सहमति की। साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। अमेरिकी कांग्रेस से यूक्रेन को मिलने वाली लंबी सहायता को पारित करने का किया आह्वान। रिपब्लिकन सांसदों ने सहायता पर पुनर्विचार करने का दिया भरोसा। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर हंगरी ने दी वीटो करने की धमकी। इसी सप्ताह होने वाले शिखर सम्मेलन में यूक्रेन की सदस्यता पर होगी चर्चा। सदस्यता मुद्दे पर यूक्रेन को अन्य देशों का साथ मिलने का भरोसा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित किया। भारत समेत 153 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। अमेरिका और इजराइल सहित 10 देशों ने विरोध में किया मतदान। COP28 में ऐतिहासिक सहमति। व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाकर दूसरा तरीका अपनाने को मंजूरी। नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने और ऊर्जा दक्षता को 2 गुना करने पर जोर। और अजरबैजान और आर्मेनिया ने आपसी संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उठाया अहम कदम। सीमा पर युद्ध बंदियों का किया आदान प्रदान। अजरबैजान ने 32 आर्मेनियाई लोगों को किया रिहा। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यूरोप की। रूस यूक्रेन के युद्ध में आए दिन नई तस्वीर सामने आती है। ऐसी ही तस्वीर बुधवार सुबह आई जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़ा मिसाइल हमला किया। इसमें 53 लोग घायल हो गए हैं। कई इमारतों और वाहनों को भी इससे नुकसान पहुंचा है। रूस की ओर से किए जा रहे हवाई हमलों में बच्चों का एक अस्पताल, एक अपार्टमेंट, निजी मकान और कई कार क्षतिग्रस्त हो गई। पेश है यह खास रिपोर्ट। यूरोपीय देश और अमेरिका जब यूक्रेन को सैन्य सहायता के साथ आर्थिक सहायता पर माथापच्ची कर रहे थे, तब रूसी सैनिकों के निशाने पर कीव सहित पूर्वी यूक्रेन के कई शहर थे। इस सप्ताह रूसी सैनिकों द्वारा कीव पर हमले का यह दूसरा दिन था, जिसमें कम से कम 53 लोग घायल हुए, जबकि कई घरों को खासा नुकसान पहुंचा। मिसाइल हमले के बाद इमारतों के आसपास खड़ी कारें नष्ट हो गईं। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक उनकी वायु रक्षा प्रणालियों ने राजधानी को निशाना बनाकर बनाई गई सभी 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया। उधर तटीय शहर उड़ीसा के मेयर ने बुधवार को रूसी सैनिकों द्वारा काला सागर बंदरगाह स्थित बुनियादी ढांचे पर हमला करने का दावा किया। ओडेसा प्रशासन द्वारा जारी वीडियो में मलबे के नीचे कम से कम 2 ट्रक्स और एक वाहन नष्ट होने की पुष्टि की गई है। यह शहर के बुनियादी ढांचे पर हमला था। यह शहर की संपत्ति थी। दुश्मन लगातार शहर पर हमला कर रहा है। नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। कीव सहित पूर्वी यूक्रेन पर न सिर्फ हवाई हमले किए गए, बल्कि लोगों पर साइबर स्पेस से भारी हमले हुए। हैकर्स ने यूक्रेनी फोन और इंटरनेट सेवाओं पर हमला किया। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि लगभग 600 रूसी गोले और रॉकेट भी दागे गए। वहीं दूसरी ओर हैकर्स ने फोन और इंटरनेट सेवाओं को कथित रूप से रूसी हैकर्स द्वारा ठप कर दिया गया। यूक्रेनी दूरसंचार प्रदाता कीवस्टार ने कहा कि संचार प्रणाली पर हुए हमले से देश भर में 24 मिलियन से ज्यादा मोबाइल ग्राहकों के सेवाओं पर असर देखा गया। उन्होंने कहा कि कीवस्टार हैकर के निशाने पर काफी समय से है, जिसके कारण क्षेत्र में संचार सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं ठप हो गई हैं।
फिलहाल हमारा निष्कर्ष यह है कि इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना था। मैं कह सकता हूं कि वे आंशिक रूप से लक्ष्य तक पहुंचे। हम आभासी स्तर पर इसका मुकाबला नहीं कर सके, इसलिए हमने दुश्मन की पहुंच को सीमित करने के लिए कीव स्टार को भौतिक रूप से बंद कर दिया। बहरहाल यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की सदस्यता देने पर बुधवार को भी मंथन जारी रहा। हंगरी के वीटो करने की धमकी को लेकर कई देशों के मतभेद भी दिखाई दिए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि ईयू की सदस्यता हासिल करने के लिए वो सभी शर्तें पूरी कर रहे हैं, लेकिन संबंधित देशों के बीच सहमति बनना भी मुश्किल दिख रहा है। नॉर्वे यात्रा पर पहुंचे जेलेंस्की ने 5 नॉर्डिक देशों, जिसमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के नेता के एक साथ आने की उम्मीद जताई है। यह एक आसान शिखर सम्मेलन नहीं होगा जो 14 दिसंबर को शुरू होगा। हम इस बात से बेहद संतुष्ट हैं कि 99% सदस्य देश पूरी तरह से यूक्रेन का समर्थन करते हैं और वे भविष्य में यूक्रेन की यूरोपीय संघ सदस्यता पर सकारात्मक बातचीत करेंगे। हालांकि इसमें हंगरी द्वारा अवरोध पैदा किया जा रहा है, लेकिन अपनी ओर से हम रचनात्मक रवैया अपनाए हुए हैं। यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ में फास्ट ट्रैक परिग्रहण हंगरी या यूरोपीय संघ के हितों की पूर्ति नहीं करता है। अगर कोई सदस्यता के बारे में गंभीरता से सोचता है तो हमें कहना होगा कि फिलहाल यह विचार बेतुका, हास्यास्पद और गंभीर नहीं है और हंगरी सरकार का इसका समर्थन करने का कोई इरादा नहीं है। दरअसल यूक्रेन का ईयू की सदस्यता पर हंगरी का विरोध इसलिए भी है कि कीव द्वारा 2017 में एक कानून पारित करने के बाद बुडापेस्ट के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। कानून के तहत सभी स्कूलों को 10 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों को यूक्रेनी भाषा में पढ़ना अनिवार्य घोषित कर दिया गया था। यूक्रेन में रहने वाले हंगरी के लोगों ने शिकायत करते हुए कहा कि ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि यूरोपीय संघ के मानदंडों को पूरा करने के लिए यूक्रेन ने इसी महीने अल्पसंख्यक अधिकारों पर अद्यतन कानून पारित करते हुए निजी स्कूलों, विश्वविद्यालयों, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में हंगेरियन सहित यूरोपीय संघ की भाषाओं के उपयोग की अनुमति दे दी है। और वक्त फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रूस यूक्रेन का युद्ध समय के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन की सहायता के लिए तमाम देश आगे आए और यूक्रेन की मदद की। ऐसे में और सहायता लेने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। अमेरिका दौरे के दौरान ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। हालांकि अमेरिकी कांग्रेस ने सहायता राशि देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बैठक में बाइडेन ने यूक्रेन के लिए लंबित फंडिंग कांग्रेस से पारित करने का आह्वान किया। क्या रहे इस बैठक से जुड़े अहम बिंदु, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिमी देशों की मदद से रूस से मुकाबला कर रहा यूक्रेन एक बार फिर अमेरिका की शरण में है, क्योंकि लंबे समय तक युद्ध में टिके रहने के लिए ज़ेलेंस्की को न सिर्फ हथियारों की मदद चाहिए, बल्कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की भी जरूरत है। इसलिए ज़ेलेंस्की की ये अमेरिका यात्रा सिर्फ आर्थिक सहायता पर ही केंद्रित थी। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव करीब है और प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी बहुमत में है। ऐसे में यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता पर कांग्रेस ने रोक लगाकर ज़ेलेंस्की के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक बार फिर से यूक्रेन के साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता को जताया है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मालूम है कि बिना कांग्रेस की सहमति के उन्हें ये सहायता मिलनी मुश्किल है। बहरहाल अपनी यात्रा में ज़ेलेंस्की ने तकरीबन हर अमेरिकी नेता से मुलाकात की जो इस मामले से जुड़े हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी अमेरिकी नेता और ज़ेलेंस्की से कहा है कि यदि कांग्रेस कीव के लिए नई सैन्य सहायता पारित करने में विफल रहती है तो रूस के व्लादिमीर पुतिन को एक क्रिसमस उपहार होगा। रिपब्लिकन ने युद्धग्रस्त यूक्रेन के लिए $60 अरब के नए सहायता पैकेज को रोक दिया है, लेकिन हम आपके पक्ष में खड़े होने जा रहे हैं। कांग्रेस को छुट्टियों पर जाने से पहले यूक्रेन को लंबित राशि देने की आवश्यकता है।
क्योंकि हमने देखा है कि जब तानाशाह मौत और विनाश की कीमत नहीं चुकाते तो क्या होता है। इससे पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी संसद में कहा है कि यूक्रेन अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस से रूस के हमले से बचने के लिए और अधिक सहायता को मंजूरी देने की भावुक अपील भी की थी। हालांकि वाशिंगटन में जेलेंस्की की कूटनीति के बावजूद यूक्रेन को अतिरिक्त अमेरिकी सहायता की संभावना में गंभीर विलंब होता नजर आ रहा है। लगभग 2 वर्षों से हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़े युद्ध में हैं। हम यूक्रेन की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। पुतिन ने हर कोशिश कर ली, उन्हें कोई जीत नहीं मिली है। रक्षा क्षेत्र में यूक्रेन की सफलता की बदौलत अन्य यूरोपीय देश रूसी हमले से सुरक्षित हैं। अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन के साथ बैठक की, जो लगभग 30 मिनट तक चली। जेलेंस्की ने अमेरिकी सीनेट के अल्पसंख्यक नेता मैक कोलोन से भी मुलाकात की। माइक जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ उनकी अच्छी बैठक हुई। हालांकि वह अपने रुख पर अड़े रहे हैं कि अमेरिका को सहायता बिल पर आगे बढ़ने से पहले सीमा पर ध्यान देने की जरूरत है। शुरू से ही जब मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, हमें यूक्रेन में यह स्पष्टता की जरूरत थी कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम कीमती करदाताओं के डॉलर के खर्च की उचित निगरानी कैसे करेंगे। इसके अलावा हमें सीमा पर परिवर्तनकारी परिवर्तन की आवश्यकता थी। हालांकि अब तक हमें कुछ भी नहीं मिला। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें किस तरह की मदद की जरूरत है। अगर उन्हें मदद मिलती है तो वह इस युद्ध को जीत सकते हैं। हमारे कई रिपब्लिकन सहयोगियों ने भी इस बारे में बात की है कि अगर अमेरिका आगे भी यूक्रेन को मदद करता है तो युद्ध जीता जा सकता है। व्लादिमीर जेलेंस्की की अमेरिकी यात्रा के दौरान फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि वह अमेरिकी सहायता पर आंतरिक राजनीतिक गतिरोध को दूर करने में कितना सफल रहे, लेकिन कैपिटल में बातचीत की गति तेज होती दिख रही है। प्रमुख सीनेट वार्ताकारों ने भी मामले में सकारात्मक प्रगति होने की बात कह सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि यात्रा के दौरान बाइडेन द्वारा प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी के तहत 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य पैकेज की घोषणा के बाद जेलेंस्की को कुछ राहत जरूर मिली होगी। दरअसल 21 महीने पहले रूस की ओर से हुए हमले के बाद से अमेरिका यूक्रेन को अब तक 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दे चुका है। दूसरी ओर रिपब्लिकन नेता अमेरिका मैक्सिको सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अधिक धन देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स सांसद इस पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने इस बात की चर्चा जोरों पर है कि दिसंबर के खत्म होने तक यदि यूक्रेन को मदद की नई खेप नहीं मिली तो वह रूस से युद्ध में पिछड़ सकता है, जिसका मतलब होगा कि रूस का यूक्रेन की जमीन पर कब्जा बढ़ सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को रवांडा प्रवासन नीति पर बड़ी राहत मिली है। ब्रिटिश संसद में रवांडा प्रवासन विधेयक पास हो गया है। प्रधानमंत्री सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी के सभी सांसदों ने सरकार के रवांडा प्रवासन विधेयक के पक्ष में मतदान किया। हाउस ऑफ कॉमन्स में 313 सदस्यों ने इस बिल को अपना समर्थन दिया और 269 सदस्यों ने इसके विरोध में वो रहे। सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए ऋषि सुनक ने अभियान शुरू किया था, जिस कारण ये नतीजा सामने आया। ब्रिटेन की संसद में देश में आने वाले शरणार्थियों को रवांडा भेजने वाले आपातकालीन बिल को पेश किया गया और प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस बिल को संसद में पारित कराने में कामयाब रहे। लेकिन इस बिल के पारित होने के बाद भी सुनक को अपनी ही पार्टी के भीतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कंजर्वेटिव पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि अगर इस बिल के कारण ब्रिटेन के मानवाधिकार दायित्वों का उल्लंघन होगा तो वह इसका साथ नहीं देंगे। आपको बता दें कि हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन के निचले सदन ने जहां 313 सदस्यों ने इस बिल को अपना समर्थन दिया और 269 सदस्य इसके विरोध में रहे। हाल ही में रवांडा की यात्रा पर गए ब्रिटेन के गृह सचिव जेम्स क्लेवरली ने संसद को संबोधित करते हुए रवांडा में जाने वाले शरणार्थियों की सुरक्षा का ब्यौरा दिया। इस बिल में इस बात का उल्लेख है कि रवांडा वहां स्थानांतरित होने वाले लोगों के लिए सुरक्षित क्यों है। मैंने पिछले सप्ताह जिस संधि पर हस्ताक्षर किया है वह रवांडा की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। वहीं दूसरी ओर इस बिल का विरोध करते हुए संसद में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह बिल देश के मूल्यों के खिलाफ है। हम इस बिल का विरोध करते हैं और इसके कई कारण हैं। ये काम नहीं करेगा। बिना किसी शरणार्थी को भेजे भी इसकी कीमत 290 मिलियन पाउंड हो जाएगी और ये हमारे मूल्यों के खिलाफ है। पिछले महीने ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर
छोटी नावों में आने वाले प्रवासियों को रवांडा भेजना असुरक्षित है। इसके बाद सुनक ये बिल लाकर मुख्य योजना में फिर से जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने रवांडा के साथ एक नई संधि पर सहमति व्यक्त की है और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को खत्म करने के लिए आपातकालीन कानून लाया है जो निर्वासन को रोक देगा। हालांकि तब से उन्हें अपनी ही पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एशिया की। एक हफ्ते का सीज फायर खत्म होने के बाद इजराइल ने गाजा पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा में रात के समय इजराइल की सेना लगातार एयर स्ट्राइक कर रही है। इसके बाद से लेकर अब तक खान यूनिस शहर के बीचों बीच लड़ाकू विमानों से हमला शुरू कर दिया गया है। खान यूनिस पर कब्जे को लेकर आईडीएफ के बड़े कमांडर्स ने मीटिंग भी की है। साथ ही इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों के आसपास हमास के आतंकियों पर जोरदार हमला किया। क्या है ताजा स्थिति, देखिए इस रिपोर्ट में। इजराइल हमास संघर्ष के 2 महीने के बाद भी आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ बलों के हमले की धार कम नहीं हुई। बुधवार को इजरायली सैनिकों ने वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों के आसपास हमास के आतंकियों पर जोरदार हमला किया। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में छापेमारी का वीडियो जारी किया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आईडीएफ के हमले के दौरान 7 फिलिस्तीनी मारे गए। हालांकि इजरायली सेना मृतकों के आंकड़ों की पुष्टि नहीं की, लेकिन सेना ने ड्रोन हमले का दावा जरूर किया। दूसरी तरफ हमास का गढ़ माने जाने वाले उत्तरी गाजा में जबालिया शरणार्थी शिविर पर सैनिकों ने हमला कर आतंकियों के बुनियादी ढांचे को खासा नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सेना के मुताबिक सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान काफी संख्या में सुरंगों और हथियार बरामद किए हैं। इजरायली सेना अपनी सीमा से लगे लेबनान और सीरिया में विद्रोहियों के गढ़ में हमले का दावा किया। अपने दावे में सेना ने सीरियाई सेना के कई चौकियों को उड़ाने की बात कही। इस बीच लेबनान की सीमा पर हिंसक झड़प की खबरें आ रही हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सैन्य ठिकानों पर ड्रोन के जरिए हमला करने की घटना देखी गई, जिसके जवाब में आईडीएफ ने हवाई हमला कर आतंकियों के कई ठिकानों को नष्ट कर दिया। दरअसल दोनों पक्षों के बीच संघर्ष के शुरुआती दौर से ही इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी हो रही है, जो 2006 के संघर्ष के बाद से सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में गाजा की स्थिति को लेकर 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक आपातकालीन विशेष सत्र में मिस्र द्वारा पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यूएन के 153 सदस्य देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, वहीं 23 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और 10 देशों ने प्रस्ताव के विपक्ष में वोट किया। अल्जीरिया, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और फिलिस्तीन ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें गाजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम की मांग की गई। अमेरिका, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ग्वाटेमाला, इजराइल सहित 10 देश युद्ध विराम के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करने वाले देशों में शामिल रहे। हालांकि प्रस्ताव में सभी बंधकों की तत्काल और बिना शर्त रिहाई के साथ साथ मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने, सभी पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने की बात कही गई। भारत ने तत्काल मानवीय युद्ध विराम के प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। हालांकि प्रस्ताव में हमास का नाम नहीं था। इससे पहले भारत अक्टूबर में महासभा में उस प्रस्ताव पर वोटिंग से दूरी बनाई थी, जिसमें इजराइल हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय युद्ध विराम और गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का आह्वान किया गया था। और वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लंबी खींचतान के बाद आखिरकार COP28 में एक नए क्लाइमेट प्रस्ताव पर सहमति हो गई है।
लेकिन इसमें जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को खत्म करने या भारी कटौती के लिए प्रावधानों का अभाव है। पिछले 2 हफ्ते से संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में हुए इस सम्मेलन में कई विवाद उठे और जीवाश्म ईंधन, क्लाइमेट फाइनेंस और एडॉप्टेशन जैसे मुद्दों पर गहरी चर्चा हुई, जिसके निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP28 के अध्यक्ष ने दूसरा मसौदा प्रस्तुत किया है। COP28 के 4 मुख्य स्तंभ हैं, जिसमें सबसे अहम है 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देशों से उचित, व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से जीवाश्म ईंधन से दूर जाने का आह्वान करना। इसी के साथ मसौदे में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करने का आग्रह भी किया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के पटल पर जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से हटने की वकालत की गई है। अन्य 3 मुख्य स्तंभ हैं जलवायु वित्त, लोगों के जीवन और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करना और समावेशी रूप से हर चीज को रेखांकित करना। मसौदे पर जानकारी देते हुए अध्यक्ष सुल्तान अल जबर ने बताया कि कैसे कड़े प्रयासों के जरिए इस मसौदे पर सभी पक्षों को एकजुट रखने की कोशिश की गई है। हमने कड़ी मेहनत से सर्वसम्मति के लिए सामूहिक रूप से काम किया है। राष्ट्रपति ने इस पर अपना मार्गदर्शन दिया। मैं अपने सहकर्मियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने सामान्य हित को स्वहित से आगे रखा। यदि हम एकजुट होकर कार्रवाई करेंगे तो हमारे भविष्य पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दस्तावेज में ऊर्जा के उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन और कोयले के इस्तेमाल को रोकने और सड़क परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से उपायों की एक श्रृंखला का खाका खींचा गया है। इन उपायों के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं। कोयला के प्रयोग से बिजली के उत्पादन को कम करने के प्रयासों में तेजी लाना, जलवायु वित्त पर तत्काल विचार करने की आवश्यकता पर जोर, ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से निष्पक्ष और संगठित तरीके से बदलाव, 2050 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासों को तेज करना, विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त अंतर से निपटना, विभिन्न व्यापक स्रोतों से जलवायु वित्त जुटाना, निम्न कार्बन उत्सर्जन का समर्थन करने के लिए नीतियों और विनियमों को सुदृढ़ करना, जीवाश्म ईंधन के लिए प्रभावी सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। इस बैठक में करीब 200 देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे, जिनमें से कुछ इस मसौदे से संतुष्ट दिखे, जबकि कुछ के स्वर में मसौदे को लेकर विरोधाभास देखा गया। जलवायु परिवर्तन की स्थिति को रोकने के लिए जीवाश्म ईंधन के प्रयोग पर लिए गए फैसले से ये साफ होता है कि ये पहला समझौता है जिससे तेल युग के अंत का संकेत सामने आता है। इसी कड़ी में अमेरिका ने इस मसौदे का स्वागत किया है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के जॉन केरी ने कहा कि ये दस्तावेज दुनिया को एक मजबूत संदेश देगा। हमें 1.5 डिग्री के लक्ष्य का पालन करना होगा और इस लक्ष्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। यह एक पल है जहां विभिन्न पक्ष एक साथ आए और अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए सभी के भले के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस दस्तावेज में जलवायु परिवर्तन के विषय को संबोधित किया गया है और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वित्तीय सहायता की जरूरत पर जोर दिया गया है। वहीं जलवायु परिवर्तन के परिणामों को झेलने वाले द्वीपीय देशों ने यह कहकर असंतोष जताया कि वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे जब इस दस्तावेज की अनुमति दी गई। जलवायु परिवर्तन से जुड़े वादों और बैठकों की फहरिस्त में COP28 नया शामिल हुआ है। अब देखना ये होगा कि जमीनी तौर पर इसके परिणाम किस प्रकार के होंगे। अजरबैजान और आर्मेनिया ने अपने दशकों पुराने संघर्ष में निर्णायक सफलता हासिल करने के बाद अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाते हुए बुधवार को अपनी सीमा पर युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया। इस अदला बदली में अजरबैजान द्वारा 32 आर्मेनियाई लोगों की रिहाई शामिल है, जिनमें से अधिकतर लोगों को 2020 के अंत में गिरफ्तार किया गया था। बदले में आर्मेनिया ने अप्रैल 2023 में पकड़े गए 2 अजरबैजानी सैनिकों को उन्हें सौंप दिया। दरअसल दक्षिण काकेशस के पड़ोसियों ने पिछले 30 वर्षों के दौरान नागोर्नो काराबाख में 2 युद्ध लड़े जो अब अजरबैजान का हिस्सा हैं, लेकिन जातीय आर्मेनियाई लोगों ने घायल होने की घोषणा करते हुए 1990 के दशक में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। हालांकि अजरबैजान ने इसी साल सितंबर में जबरदस्त हमले कर काराबाख पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया, जिसके चलते 1 लाख जातीय आर्मेनियाई लोगों को विस्थापित होना पड़ा।
और छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और अब बात विश्व संस्कृति की। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए दुनिया का हर देश आज काम कर रहा है। इस बीच पूर्वी इंग्लैंड के एक ग्रामीण क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें एक विशाल ताप पंप एक पूरे गांव में घरों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है। ये सुंदर और एंटीक गांव ब्रिटेन के लिए नेट जीरो की ओर बढ़ने का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। स्वफहैम प्रायर नाम की इस जगह पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जिसमें एक विशाल ताप वाला पंप पूरे गांव में घरों को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त गर्मी पैदा करता है। और ये इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में अपनी तरह का पहला मामला है। हम स्वफहैम प्रायर में 300 घरों को जोड़ सकते हैं और यह पूरा गांव शून्य कार्बन उत्सर्जन में अपनी भूमिका निभाएगा। इस समय ब्रिटेन अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य से पीछे चल रहा है, पर अगर इसे 2050 तक अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो इसे 28 मिलियन से अधिक घरों को कार्बन मुक्त करने की आवश्यकता होगी। ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश का 85% हिस्सा गैस नेटवर्क पर निर्भर करता है, जो व्यक्तिगत ताप वाले पंपों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली बिजली की तुलना में बहुत सस्ता है। हर सुबह जब मैं एक कप कॉफी बनाता हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि तेल के धुएं का कोई गुबार नहीं है जिसे मैं पीछे देख सकूं। यूके ने 2028 तक 6 लाख ताप वाले पंप को लगाने का सालाना लक्ष्य रखा है। इन पंपों की स्थापना की प्रारंभिक लागत लोगों को परेशान कर सकती है। गांव में चल रहे इस पायलट प्रोजेक्ट में पाया गया कि एक बड़ा ताप पंप नेटवर्क व्यक्तिगत ताप पंपों की तुलना में अधिक कुशल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।